महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव ने अपने फ्रीडम विंग्स को फहराया और उनकी गति 20% बढ़ गई। उसने जमीन से धक्का दिया और पत्थर की दीवार के सामने उतरा क्योंकि तलवार क्यूई पर लकीर लग गई थी। जैसे ही अर्जुन देव उस शक्तिशाली हत्या की चाल को उजागर करने के लिए एज़्योर सम्राट के शब्दों को रगड़ने वाला था, उसने अपने कंधे पर देखा और देखा कि तलवार क्यूई के तार अवधेश राणा को निगलने वाले थे। यदि अर्जुन देव ने इस समय एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को साकार किया और तलवार क्यूई के 18 धागों से होने वाले नुकसान को सहन किया, तो उसके पास अवधेश राणा को बचाने की 80% संभावना थी। हालांकि अगर अर्जुन देव असफल हो जाते हैं तो उन्हें एक दयनीय मृत्यु हो जाएगी। अगर वह अवधेश राणा को बचाने में भी कामयाब हो जाता तो उसे निश्चित रूप से गंभीर नुकसान होगा। सहेजें या न बचाएं? सहेजें या न बचाएं? यह वास्तव में एक कठिन प्रश्न था। अर्जुन देव के पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वह झिझकता रहा तो वह अब और चयन भी नहीं कर पाएगा। सहेजें? अर्जुन देव की आंखों में निर्णायकता चमक उठी। चूंकि 80% संभावना थी, इसलिए वह सिर्फ खड़े होकर अवधेश राणा को मरते हुए क्यों देखना चाहिए। हालांकि अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अंधाधुंध अच्छा करते थे। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखते थे जिसे वह बिना कुछ किए अपने पहले मरते हुए देख सकते थे, तो यह भविष्य में उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ जाएगा। अपराध बोध उसे खा जाएगा। वह ठंडे खून वाला व्यक्ति नहीं था। खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव ने फ्रीडम विंग्स को हटा दिया और एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर को मूर्त रूप दिया। जैसे ही बैटल आर्मर ने उसे पूरी तरह से ढक लिया, वह अवधेश राणा के पीछे आ गया। पहले से ही मौत का इंतजार कर रहे अवधेश राणा ने अर्जुन देव को आते देख अपनी आंखों में खौफनाक खौफ दिखाया। अवधेश राणा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस समय भी अर्जुन देव आकर उन्हें बचा लेंगे। जैसे ही तलवार क्यूई के 18 तार अवधेश राणा को घेरने वाले थे, अर्जुन देव ने उसे उठाया और उसे आगे फेंक दिया। फिर उसने तलवार क्यूई के 18 धागे ले लिए जो खुद से अंतरिक्ष को फाड़ सकते थे। जब तलवार क्यूई ने अर्जुन देव की पीठ पर प्रहार किया, तो यह तलवार क्यूई, जो अंतरिक्ष को फाड़ सकती थी, पहली बार रुकी जब यह अपने एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की तीसरी परत के एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर से मिली। अर्जुन देव ने एक कौर खून की उल्टी की क्योंकि तलवार के 18 धागों के प्रभाव ने उसे आगे की ओर उड़ने के लिए भेज दिया। अर्जुन देव के एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर की पीठ पर 18 भयानक घाव दिखाई दिए। खून टपक पड़ा, गैश हड्डियों तक पहुंच गए। तलवार क्यूई के 18 धागों से बल का उपयोग करते हुए अर्जुन देव आगे बढ़े और अवधेश राणा के पास उतरे। अब उसका रंग पीला पड़ गया। जब बैंगनी कपड़े पहने 3 लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी हिल गए। जाहिर है, अर्जुन देव के सफल भागने पर वे काफी चौंक गए थे। मजबूत तलवार क्यूई के किस्में भेजने के लिए दूर के प्राचीन दिव्य हथियारों का उपयोग करने के बाद भी ये बैंगनी कपड़े पहने लोग इस व्यक्ति को टुकड़ों में काटने में विफल रहे थे। पीक्स एज बॉडी, एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका बचाव इतना मजबूत है। हालांकि अब वे केवल 2 गंभीर रूप से घायल लोग हैं। भले ही वे पहले के हमलों से बच गए, फिर भी वे मरेंगे। बीच में बैंगनी रंग का कपड़ा पहने व्यक्ति थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन वह ठीक हो गया। बेहद कमजोर अवधेश राणा ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से मैं उस एहसान को चुकाने में असमर्थ हूं जो मैं आपका ऋणी हूं। तुम्हें पीछे मुड़कर मुझे नहीं बचाना चाहिए था। अब तुम भी फांसी लगा लोगे। मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने जवाब दिया, बस ठीक से जियो। आपको अभी भी उस एहसान का बदला चुकाना है जो आप मुझ पर देते हैं। अगर मुझे भरोसा नहीं है तो मैं लापरवाही से कार्रवाई नहीं करूंगा। 3 बैंगनी कपड़े पहने पुरुषों को प्रकट होते देख अर्जुन देव ने अपनी चाल चली। उसने जल्दी से उन शब्दों को रगड़ दिया जो एज़्योर सम्राट ने पत्थर की दीवार पर छोड़े थे। बूम! एक बार जब उसने पत्थर की दीवार पर सभी शब्दों को मिटा दिया, तो एक आकृति अचानक बाहर निकल गई। वह आकृति नीले रंग के कपड़े पहने हुए थी, एक परी की तरह लग रही थी क्योंकि वह कहीं से भी दिखाई दे रहा था। वह एक आदमी का सम्राट था, जो एक दबंग आभा का उत्सर्जन करता था। बस अकेले आंकड़ा विस्मयकारी लग रहा था। इससे पहले कि 3 बैंगनी कपड़े पहने पुरुष इस आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाते, कृपाण प्रकाश की एक उज्ज्वल चमक ने उन्हें अंधा कर दिया।
एक भयानक हत्या की चाल जल्दी से चली। इस कृपाण हमले से पहले सामने की जगह टूटे हुए कांच की तरह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। यह वास्तव में अंतरिक्ष के माध्यम से काट रहा था। इसने उस अंतरिक्ष के भीतर सब कुछ नष्ट कर दिया। जैसे ही बैंगनी रंग के कपड़े पहने 3 पुरुषों की लाशें चकनाचूर हो गईं, अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से देखा कि युआनिंग्स जैसी 3 छोटी आकृतियां भागने की कोशिश कर रही थीं। अंत में अंतरिक्ष के विघटित होने और युआनिंग्स के प्रकट होने के बाद कृपाण क्यूई घूम गया, जिससे वे धुएं की तरह बिखर गए, जिसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से मृत्यु हो गई। अवधेश राणा और अर्जुन देव जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने सामने बिखरी हुई जगह को देखा तो वे चौंक गए और डर गए। इस कृपाण हड़ताल की तुलना में बैंगनी कपड़े पहने पुरुषों द्वारा भेजी गई तलवार क्यूई वास्तव में कुछ भी नहीं थी। एक ही प्रहार में अंतरिक्ष को नष्ट करना, यही सच्ची शक्ति थी। इसके अलावा यह कोई ऐसा हमला नहीं था जो अंतरिक्ष को फाड़ने के लिए दूर के प्राचीन दिव्य हथियार की तीक्ष्णता पर निर्भर था। अगर अर्जुन देव उनसे 10 गुना अधिक साहसी होते तो भी वह इस हमले को सहन करने की हिम्मत नहीं करते। आप इसके बारे में बहुत पहले जानते थे? अवधेश राणा ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे पता था कि मैंने उन शब्दों को पहले छुआ था। दोनों के बोलते ही अर्जुन देव ने घावों के इलाज के लिए औषधीय गोली निगल ली। फिर अपनी ऊर्जा को प्रसारित करने के बाद वह सामने की टूटी हुई जगह की ओर चला गया जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाए बिना जवाब दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जा रही है कि वे पूरी तरह से मर चुके हैं। अवधेश राणा ने मुंह बंद कर दिया। वह अर्जुन देव पर कुछ चकित था। इस तरह के हमले के बाद वे बैंगनी कपड़े पहने लोग कैसे नहीं मर सकते थे? अर्जुन देव थोड़ा ज्यादा ही सतर्क हो रहे थे। जब अर्जुन देव वहां से चले तो उन्होंने एक नजर डाली। जमीन पर पड़े 3 दूर के प्राचीन दिव्य हथियारों के अलावा 3 बैंगनी कपड़े पहने पुरुषों के शरीर का एक भी हिस्सा नहीं बचा था। अर्जुन देव अभी भी चिंता करना बंद नहीं कर सके। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके उस क्षेत्र को बार बार स्कैन किया, ध्यान से खोज की। यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि कोई आत्मा या आत्मा नहीं बची थी, उसने आखिरकार आराम किया। अर्जुन देव सतर्क रहे बिना नहीं रह सके। 3 छोटे कपड़े पहने पुरुषों के शरीर से निकलते हुए उसने 3 छोटी आकृतियों को देखा था, जिसने उसे काफी चौंका दिया था। वे आंकड़े एक अमर कल्टीवेटर की युआनिंग के समान थे। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 3 बैंगनी कपड़े पहने पुरुषों ने लाखों वर्षों के बाद खुद को पुनर्जीवित करने के लिए ड्रैगन की हड्डियों का उपयोग किया होगा। अधिक सतर्क रहना ही बुद्धिमानी थी। अवधेश राणा ने आकर पूछा, कैसा है? क्या वे पूरी तरह से मर चुके हैं? उन्हें पूरी तरह से मर जाना चाहिए। हमें इन दूर के प्राचीन दिव्य हथियारों के साथ क्या करना चाहिए? हमने उन्हें वापस रख दिया। हालांकि वे पहले पाए गए थे, हमने उन्हें उसी तरह से वापस रख दिया। अर्जुन देव के बोलने के बाद वह अवधेश राणा के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर ड्रैगन कब्र की गहराई की ओर चले गए। 2 घंटे के बाद दोनों वापस पहुंचे जहां विशाल काले कंकाल को जंजीर से बांधा गया था। अर्जुन देव ने जमीन पर पड़े 3 बिना सिर वाले शवों को देखा और फिर अपने हाथ में दूर के प्राचीन दिव्य हथियारों को देखा। यह एक ऐसा मामला था जिसने वास्तव में अंतहीन आह भरी थी। इच्छा हमेशा काश्तकारों की सबसे बड़ी दुश्मन होगी। यदि प्राचीन उजाड़ टॉवर में इच्छा का परीक्षण नहीं होता तो अर्जुन देव शायद जमीन पर इन सिर रहित शवों में से एक होते। अर्जुन देव ने अवधेश राणा की ओर देखा जो साथ में चल रहा था और पूछा, आपने दूर के प्राचीन दिव्य हथियारों के प्रलोभन का विरोध कैसे किया? चाहे कुछ भी हो, अवधेश राणा उस तरह के व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जो दूर के प्राचीन दिव्य हथियार के प्रलोभन का विरोध कर सके। शर्मिंदा मुस्कुराते हुए अवधेश राणा ने जवाब दिया, मैं उन पत्थर के खंभों के पास नहीं जा सकता। उन पत्थर के खंभों का उन काश्तकारों पर एक मजबूत दमनकारी और सीलिंग प्रभाव पड़ता है जो राक्षसी क्यूई की खेती करते हैं। हालांकि मैं राक्षसी क्यूई की खेती नहीं करता, मेरे पास रक्त राक्षसों की आधी रक्त रेखा है। यह कुछ अपरिहार्य है। अब अर्जुन देव समझ गए। साथ ही इस जानकारी ने दूर के प्राचीन दिव्य हथियारों को रीसेट करने के उनके निर्णय की पुष्टि की।
इस जगह की मुहर निश्चित रूप से कुछ अविश्वसनीय आकृति में बंद है। इसमें कई रहस्य शामिल थे। द डार्क चर्च और डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड। अर्जुन देव वास्तव में मजबूत होने के बाद ही इन रहस्यों को समझ सकते थे। अर्जुन देव द्वारा 3 दूर के प्राचीन दिव्य हथियारों को खंभों में वापस घोंपने के बाद उन्होंने स्थिति पर कुछ और विचार किया, फिर तलवार के हैंडल को भी खंभों में धकेलने के लिए अधिक बल का प्रयोग किया। इस तरह कोई भी बाहर से तलवारों के हैंडल को नहीं देख पाएगा। यहां तक कि अगर किसी को गलती से यह जगह मिल गई तो बिना किसी स्पष्ट लाभ के वे सील के साथ लापरवाही से खिलवाड़ नहीं करेंगे। फिर अर्जुन देव एक और पत्थर के खंभे पर कूद गए जिसमें अभी भी अजगर की हड्डियां बंधी हुई थीं। कुछ बल का उपयोग करते हुए उसने तलवार के हैंडल को भी अंदर धकेल दिया। आह! तभी पत्थर के खंभे के अंदर से एक दयनीय चीख आई। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि उनका विचार प्रभावी था। वह अन्य पत्थर के खंभों पर छलांग लगाता रहा और उजागर तलवार के हैंडल को धक्का देता रहा। उसके बाद वह नीचे कूद गया और गुफा को ढहने के लिए हथेली के प्रहार का इस्तेमाल किया। चट्टानें गिर गईं, जिससे सील पूरी तरह से दब गई। फिर जैसे ही अर्जुन देव और अवधेश राणा चले गए, अर्जुन देव ने हर कदम के साथ एक हथेली पर प्रहार किया, जिससे कब्रिस्तान पूरी तरह से ढक गया। दोनों के ड्रैगन कब्र से बाहर निकलने के बाद अर्जुन देव ने कुछ और हथेली के प्रहार किए और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। विशाल ड्रैगन ग्रेव सी में अर्जुन देव और अवधेश राणा ऊपर से शांत समुद्री जल को देखते हुए बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे। 8 सितारा ड्रैगन कब्र में साहसिक कार्य आखिरकार समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने पहली बार कब प्रवेश किया था। टीम भव्य थी और कई लोगों से बनी थी। हालांकि केवल अर्जुन देव और अवधेश राणा ही उभरे। यहां तक कि मजबूत वूके और रवि कौशिक, साथ ही अनुभवी पुआल वाले बूढ़े आदमी, सभी इस जगह पर मर गए। अर्जुन देव को मिले खजाने के अलावा इस साहसिक कार्य ने अर्जुन देव को इच्छा के साथ साथ अपनी ताकत की हीनता के सामने चुनाव करने में मानव हृदय की दुष्टता के बारे में सिखाया। इस एहसास ने अर्जुन देव को थंडर सम्राट की विरासत प्राप्त करने के लिए मानवदानव सागर में भागने के लिए और भी अधिक प्रेरित किया। अवधेश राणा ने अपनी निगाहें हटा लीं और मुट्ठी बांधकर सलामी देते हुए अलविदा कहा। जाने से पहले उन्होंने कहा, हालांकि मैं दबंग और अभिमानी हूं, मैं निश्चित रूप से उस एहसान का बदला चुकाऊंगा। दुनिया में कई सफेद आंखों वाले भेड़िए हैं, लेकिन मैं, अवधेश राणा, निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं हूं। हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अर्जुन देव ने अवधेश राणा को अपनी आंखों से विदा किया, उन्हें जाते हुए देखा। उन्हें नहीं पता था कि कुछ वर्षों के भीतर अवधेश राणा वास्तव में इस एहसान को चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा वह ऐसा बेहद मार्मिक और दुखद तरीके से करेगा। हालांकि यह भविष्य की बात थी। यह निश्चित रूप से वर्तमान अर्जुन देव के साथ नहीं होगा। जहां तक अवधेश राणा के पक्ष की बात है, अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए इस पर चमक दिखाई। अपनी ताकत के साथ वह बस कुछ भी नहीं सोच सकता था जिसके लिए उसे अवधेश राणा की मदद की आवश्यकता होगी। अर्जुन देव ने अवधेश राणा को 2 बार उनके सिद्धांतों के कारण ही बचाया। अगर अवधेश राणा कोई और होता तो वह भी ऐसा ही करता। अगर अर्जुन देव दूसरे पक्ष को बचाकर अपनी जान गंवाना निश्चित था, तो वह तर्कसंगत रूप से पक्ष से देखने का विकल्प चुनेगा और आंख बंद करके गड़बड़ नहीं करेगा। जैसे ही अर्जुन देव ने शांत समुद्र की ओर देखा, उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जो उनके साथ अजगर की कब्र की ओर गए थे। फिर उसने अपना सिर हिलाया। आहें भरने के बाद वह बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ को बाहर लाया और मानवदानव सागर की ओर चल दिया। वह युद्ध रथ में पालथी मारकर बैठ गया और अपने घावों से ठीक से निपटने लगा। यदि तलवार क्यूई के उन अंतिम 18 धागों के लिए नहीं, तो अर्जुन देव के लिए 8 सितारा ड्रैगन कब्र से बिना किसी नुकसान के बचना मुश्किल नहीं होता। हालांकि इन गैसों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, चाहे वह कितना भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हो, उसका भौतिक शरीर थोड़े समय में ठीक हो सकता था। आधे दिन बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसकी पीठ के घाव पहले से ही ज्यादातर ठीक हो चुके थे। एज़्यो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट के एज़्यो ड्रैगन बैटल आर्मर की तीसरी परत की रक्षा उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इसके अलावा
यह उनके साथ था जो एज़ियो ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की तीसरी परत में केवल छोटी पूर्णता तक पहुंच गया था। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि एज़ियो ड्रैगन बैटल आर्मर को साकार करने के बाद उनका डिफेंस अब रणवीर मिहिर के लोहे के शरीर की बराबरी करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें वह कमजोरी नहीं थी जो रणवीर मिहिर की थी। उनका काफी मजबूत था। आयरन डेमन्स को डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड में दानव जातियों के बीच सबसे मजबूत रक्षा के साथ दानव जाति के रूप में जाना जाता था। कुछ साधना तकनीकों के साथ उनके शरीर की संरचना के प्राकृतिक लाभ ने उनकी रक्षा को अन्य दानव जातियों से कहीं अधिक होने की अनुमति दी। हालांकि मानव जाति के मांस और रक्त के साथ अर्जुन देव लौह दानव के लौह शरीर को टक्कर दे सकते थे। यदि वह सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में दिखाई देता तो वह निश्चित रूप से तूफान खड़ा कर देगा। युद्ध रथ के अंदर अर्जुन देव ने एक बार फिर अजगर की कब्र से लाभ गिना। कई हजारों एसेंस स्टोन्स, 100 से अधिक ड्रैगन ब्लड फ्लावर्स, कई पीक किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर और ट्रू ड्रैगन बोन्स थे। इतने बड़े लाभ के साथ 8 सितारा ड्रैगन कब्र की यह यात्रा इसके लायक थी। हालांकि 8 सितारा ड्रैगन कब्र के बारे में उनके सवालों को जल्दी से दूर करना कठिन होगा। रहस्यमय डार्क चर्च किस तरह का अस्तित्व था? यह सोचने के लिए कि ऐसा संगठन लाखों साल पहले से ही अस्तित्व में था, यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। यहां तक कि स्काई डोम क्षेत्र भी डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड की दानव दौड़ के लिए कोई अजनबी नहीं था। उच्च रैंक वाले राक्षसों और 18 दानव सम्राटों के सभी प्रकार के विस्तृत रिकॉर्ड थे। ऐसी जानकारी आसानी से उपलब्ध थी। केवल इस डार्क चर्च के बारे में जानकारी अत्यंत दुर्लभ थी। कोई बात नहीं, इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है जब मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा। अभी मेरी ताकत अपर्याप्त है। अब इस बारे में सोचने का समय नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानवदानव सागर में भागना और थंडर सम्राट की विरासत प्राप्त करना। यह सोचने के बाद अर्जुन देव को वह जानकारी याद आने लगी जो अभिमा ने उन्हें मानवदानव सागर के बारे में दी थी। यदि समुद्री दुनिया जहां बड़ी संख्या में किसान रहते थे को समृद्ध संसाधनों और हलचल भरे द्वीपों वाले स्थानों के रूप में जाना जाता था, तो मानवदानव सागर एक बारी था। वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली थी और संसाधन विरल थे। हालांकि वहां काश्तकारों की संख्या स्वर्गीय तारों वाले महासागर से कम नहीं थी। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोग दानव मिश्रित रक्त थे। शुद्ध रक्त के साथ अधिक पूरी तरह से विकसित दानव मिश्रित रक्त मनुष्यों से अलग नहीं दिखते थे। अपर्याप्त दानव रक्तरेखा शुद्धता वाले लोग भी थे जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। इस तरह के मिश्रित रक्त में बाल, तराजू या सींग हो सकते हैं। अधिकांश दानव मिश्रित रक्त ने राक्षसी क्यूई की खेती की और क्रूर स्वभाव का था। हालांकि अभी भी विभिन्न गुट और कबीले थे, फिर भी वे मानवीय परंपराओं और नैतिकता के अनुसार नहीं चलते थे। उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही किया, ठंडे खून वाले और क्रूर। अभिमा ने जो कहा उसके अनुसार वज्र सम्राट वृक्ष देव की विरासत मानवदानव सागर के उत्तरी भाग में चिलचिलाती ज्वाला द्वीप पर थी। इसे रक्षा के लिए वृक्ष देव के एक अच्छे राक्षस मिश्रित रक्त मित्र को सौंप दिया गया था। थंडर सम्राट ने एक बार इस मानवदानव मार्शल सम्राट को बचाया था। स्वाभाविक रूप से इस मानवदानव मार्शल सम्राट ने थंडर सम्राट के मरने के अनुरोध को नहीं टाला। मानवदानव मार्शल सम्राट थंडर सम्राट को विरासत की देखभाल करने में मदद करेगा, जबकि वह अभिमा के उत्तराधिकारी को लाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय वह मानवदानव मार्शल सम्राट पहले से ही एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट था। अब जब 5000 साल बीत चुके हैं तो इस मानवदानव मार्शल सम्राट को पहले से ही एक संप्रभु मार्शल सम्राट होना चाहिए था। अर्जुन देव इस बात के बारे में बहुत निश्चित नहीं थे कि एक मार्शल सम्राट कैसे खेती करता है और प्रगति करता है। यह सिर्फ एक आकस्मिक अनुमान था, लेकिन उसे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अभिमा, तुम इस मानवदानव मार्शल सम्राट सुहे को कितनी अच्छी तरह जानते हो। 5000 साल हो चुके हैं। यह विश्वास करना वास्तव में कठिन है कि एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट इस तरह के अकेलेपन को सहन करने में सक्षम होगा। मानवदानव सागर अर्जुन देव से पहले ही था। हालांकि वह कुछ घबराहट महसूस कर रहा था। 5000 साल एक लंबा समय था। उसे डर था कि वह इस यात्रा पर इस सुहे से नहीं मिल पाएगा।
अगर ऐसा होता तो इस मार्शल सम्राट की चाबी के बिना अर्जुन देव थंडर सम्राट की विरासत तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि अभीमा को बेहद आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह मुस्कुराई और जवाब दिया, चिंता मत करो। मैं पहले भी इस मानवदानव मार्शल सम्राट से मिला हूं। इसके अलावा आपको थंडर सम्राट के फैसले पर विश्वास करना चाहिए। कोई समस्या नहीं होगी। अभीमा के निश्चित उत्तर के साथ अर्जुन देव कुछ शांत हो गए। आधे दिन बाद उसने आखिरकार मानवदानव सागर के समुद्री क्षेत्र में कदम रखा। उसने फ्लड ड्रैगन युद्ध रथ को दूर रखा और लो प्रोफाइल तरीके से समुद्र की सतह पर उतरा। क्या घनी राक्षसी क्यूई! अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। जैसे ही उसने समुद्र पर कदम रखा, उसने हवा में प्रचुर मात्रा में राक्षसी क्यूई को महसूस किया। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा दयनीय रूप से विरल थी। मानवदानव सागर वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरा। अचानक अर्जुन देव ने सोचा कि कैसे अवधेश राणा ऐसी परिस्थितियों में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अर्जुन देव लापरवाही से एक द्वीप पर उतरे और मानवदानव सागर के उत्तरी भाग में चिलचिलाती ज्वाला द्वीप पर जाने से पहले एक रात आराम किया। मानवदानव सागर के उत्तरी भाग में चिलचिलाती ज्वाला द्वीप एक औसत आकार का द्वीप था, जो आकार में लगभग अर्जुन देव की भूमि हेवनली स्टार द्वीप के समान था। वह द्वीप पर एकमात्र मार्शल सम्राट था। कबीला इस चिलचिलाती लौ द्वीप पर सबसे मजबूत गुट भी था, जो द्वीप के सबसे बड़े शहर चिलचिलाती ज्वाला शहर का प्रबंधन करता था। यह 5000 साल पहले की जानकारी थी। 5000 साल बीत जाने के बाद भी ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। आखिरकार वहां एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट था। वह एक औसत आकार के द्वीप पर प्रभुत्व करने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। जब अर्जुन देव चिलचिलाती ज्वाला द्वीप पर पहुंचे, तो वह सीधे जुल्सा फ्लेम सिटी के लिए रवाना हो गए। वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा, पूरे रास्ते उड़ गया। यह कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चिलचिलाती लौ शहर में घुस जाओ? जैसे ही अर्जुन देव झुलसा रही ज्वाला नगरी पहुंचने वाले थे, शत्रुतापूर्ण भावों के साथ दो बूढ़े लोग शहर से उड़ गए और अर्जुन देव का रास्ता रोक दिया। दो बूढ़े आदमी महान पूर्णता अर्धसम्राट थे। उन्हें शहर पर शासन करने वाले गुट से होना चाहिए, जिसने शायद अर्जुन देव की ताकत का पता लगाया और नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने जांच के लिए दो महान पूर्णता अर्धसम्राट विशेषज्ञों को भेजा। यह काफी सामान्य था। कोई भी बड़ा गुट इस तरह की प्रतिक्रिया देगा जब एक अजीब विशेषज्ञ अचानक उनके क्षेत्र में दिखाई दिया, बिजली की तरह इधर उधर घूम रहा था। यदि शहर पर शासन करने वाले गुट में यह बुनियादी जागरूकता भी नहीं होती, तो वे विनाश के करीब होते। अर्जुन देव को यह रिएक्शन अजीब नहीं लगा। वह मुस्कुराया और कहा, आप दोनों कृपया गलत मत समझो। मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। मेरा एक सवाल है, क्या आप दोनों सुकबीले के सदस्य हैं? तो यह सुकबीले का मित्र है। मैं सोच रहा था कि आप इतने घमंडी कैसे हो सकते हैं, यहां तक कि चिलचिलाती फ्लेम सिटी में आने पर कोई नोटिस भी नहीं दे सकते हैं, इस तरह इतनी निडरता से घूम रहे हैं। यह जवाब अर्जुन देव को अजीब लगा। लहजा सही क्यों नहीं लगता? यहां क्या हुआ? क्या सुकबीला अब चिलचिलाती लौ शहर का अधिपति नहीं है? यह जगह आपका स्वागत नहीं करती है। पाव मारना। जहां से आप आए थे वहां लौट आओ। मानवदानव सागर के किसान ज्यादातर गर्म स्वभाव के थे। वे सिर्फ एक असहमति के साथ बाहर हो सकते हैं। दो बूढ़े लोगों ने तुरंत हमला किया। प्रत्येक ने अर्जुन देव पर भारी राक्षसी क्यूई के साथ एक हत्या की चाल भेजी। आप अपने आप को अधिक आंकते हैं। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। उसने ठंड से सूंघा और अपने बाएं हाथ से 1000 साल की लौ और अपने दाहिने हाथ से 1000 साल की मौत को अंजाम दिया। उसके पीछे से दो चमकीले चांद आकाश में उड़ रहे थे, एक खून की तरह लाल रंग का, दूसरा आग की तरह चमकीला था। इसने दो चंद्रमाओं की चमक में प्रतिस्पर्धा करने की एक अद्भुत रहस्यमय घटना बनाई। इस हमले ने दो बूढ़े लोगों के हमलों का स्वागत किया, जिससे उन्हें खून की उल्टी करते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर दोनों बूढ़े डर के मारे भाग गए। अर्जुन देव ने पीछा नहीं किया। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और कहा,
इस शहर में दुनिया में क्या हुआ? जब मैंने सु कबीले के नाम का उल्लेख किया तो मुझ पर तुरंत हमला हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 5000 वर्षों में कुछ अप्रत्याशित हुआ हो? क्या वह मर गया? अर्जुन देव ने चुपचाप शहर में प्रवेश किया, चारों ओर पूछा और पूरी तरह से अप्रत्याशित उत्तर प्राप्त किया। मानवदानव मार्शल सम्राट हिमांश संबित की मृत्यु 500 साल पहले संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करते समय हुई थी। इस तरह के जवाब ने वास्तव में अर्जुन देव को चौंका दिया। हिमांश संबित के झुलसा फ्लेम द्वीप छोड़ने के उनके शुरुआती डर से भी इस विकास से निपटना और भी कठिन था। उस समय झुलसा फ्लेम द्वीप के अधिपति संबित कबीले में हिमांश संबित की मृत्यु के बाद तेजी से गिरावट आई। अभी संबित कबीला लगभग चिलचिलाती ज्वाला द्वीप से मजबूर होने के बिंदु पर था। जिन गुटों को संबित कबीले ने एक बार दबा दिया था, उन्होंने अब इसे दबा दिया, जिससे कबीले को कोई प्रगति नहीं हो सकी। संबित कबीले को बहुत पहले ही चिलचिलाती लॉ सिटी से खदेड़ दिया गया था। अब वे चिलचिलाती लॉ द्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर एक शहर में स्थित थे। हालांकि संबित कबीला अभी भी चिलचिलाती लॉ द्वीप के दो प्रमुख गुटों में से एक था, लेकिन वे गिरावट में थे। हर कोई जानता था कि संबित कबीला लंबे समय तक नहीं टिकेगा और जल्द ही वर्मा कबीले द्वारा चिलचिलाती ज्वाला द्वीप से खदेड़ दिया जाएगा। एक कहावत थी जो वास्तव में यहां लागू होती थी, एक आदमी 1000 दिनों तक कभी खुश नहीं होता और एक फूल कभी 100 दिनों तक नहीं खिलता। अभी चिलचिलाती ज्वाला द्वीप पर सबसे बड़ा गुट वर्मा कबीला था। जिन दो बूढ़ों ने अर्जुन देव को शहर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की, वे वर्मा कुल के आंतरिक कबीले के बुजुर्ग थे। वर्मा कबीले का प्रमुख आधा कदम वाला मार्शल सम्राट था। उनके अलावा 2 उपभोग अर्ध सम्राट थे। इस चिलचिलाती लॉ द्वीप में, जहां कोई मार्शल सम्राट नहीं थे, सबसे मजबूत की उपाधि का वास्तव में कोई मतलब नहीं था। धन्यवाद। अर्जुन देव ने वेटर को एक छोटा सा इनाम दिया। फिर उसने अपना चाय का प्याला उठाया और गहरी सोच में प्रवेश किया। यह बल्कि समस्याग्रस्त था। थंडर सम्राट की विरासत के संरक्षक का निधन हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि हिमांश संबित ने चाबी उनके वंशजों को दी थी या उन्होंने चाबी अपने पास दफनाई थी या नहीं। अर्जुन देव ने चाय का प्याला नीचे रखा और पूछा, अभिमा, अब हमें क्या करना चाहिए? अमर आत्मा की अंगूठी के भीतर मौजूद अभिमा ने उत्तर देने से पहले एक पल के लिए सोचा, चलो पहले संबित कबीले में चलते हैं और देखते हैं। चाबी के बिना मैं वृक्ष देव का वंश भी नहीं खोल पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। जब अर्जुन देव ने खड़े होकर बिल का भुगतान किया, तो उन्हें अचानक अपनी दिशा में एक मजबूत आभा महसूस हुई। इस मजबूत आभा के साथ उन 2 बूढ़े लोगों की आभा भी थी जिन्हें उन्होंने पहले घायल कर दिया था। यह कुल एक उपभोग अर्ध सम्राट और 2 महान पूर्णता अर्ध सम्राट थे। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, वे वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अर्जुन देव को अब एक उपभोग अर्ध सम्राट का सामना करने का बिल्कुल भी डर नहीं था। वह उस पुआल के ढके बूढ़े आदमी के रूप में मजबूत व्यक्ति को हराने के लिए भी आश्वस्त था। हालांकि अभी के लिए बहुत ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने चुपचाप इस जगह को छोड़ने से पहले अपनी आभा को छिपाने के लिए फाउंडेशन रिटर्निंग आर्ट को प्रसारित किया। अर्जुन देव के जाने के कुछ ही समय बाद इस चायघर के दरवाजे पर 3 किसान दिखाई दिए। बीच में रहने वाले व्यक्ति के बाल बैंगनी और आंखें लाल थीं। वह किसी भी तरह से बूढ़ा नहीं लग रहा था। हालांकि जैसे ही वह प्रकट हुआ, शोरगुल वाला चायघर बिल्कुल चुप हो गया। यह बात चायघर के प्रबंधक को चौंका दिया। कौन सा मामला संभवतः वर्मा कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग को बाहर ला सकता है? इसके अलावा उनके साथ 2 महान पूर्णता अर्ध सम्राट भी थे। अब तक वर्मा कबीला चिलचिलाती ज्वाला द्वीप के स्थानीय अत्याचारी की तरह था। किसी ने भी इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। आमतौर पर वर्मा कबीले के लोग भी बहुत अहंकारी व्यवहार करते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। मैनेजर जल्दी से दौड़ा और एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ वर्मा, आज आप यहाँ क्या लाए हैं? बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय अर्जुन देव जिन बूढ़ों को घायल कर चुके हैं, उनमें से एक ने बिना किसी दिखावे के पूछा, क्या तुमने एक सफेद वस्त्र पहने युवक को देखा?
वह स्थानीय नहीं है और बल्कि अद्वितीय दिखता है, उसे पहचानना बहुत आसान होना चाहिए। हाँ, वह बहुत पहले नहीं गया था। इस व्यक्ति की क्रूर अभिव्यक्ति को देखकर मैनेजर ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के फरहान के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने कहा, क्या आपको यकीन है कि वह चला गया? वह वास्तव में अभी अभी चला गया। यह छोटा बच्चा सच्चाई को छिपाने की हिम्मत नहीं करता। फरहान बुदबुदाया, अजीब। अगर वह बस चला गया, तो वह मेरी धारणा से पूरी तरह से कैसे गायब हो सकता है? मैं इस तरह के शिखर महान पूर्णता अर्धसम्राट को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने अपनी आभा को छिपाने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक सीखी हो? फरहान ने सिर हिलाया और गहरी सोच में आ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, यह होना चाहिए। इस व्यक्ति की ताकत काफी प्रभावशाली है। अगर कोई कारण नहीं है तो उसे लापरवाही से नाराज न करें। हालांकि ऐसा लगता है कि उसका संबित कबीले से कुछ संबंध है। इसके अलावा उसने बिना पलक झपकाए हमें घायल कर दिया, बूढ़े लोगों में से एक ने सावधानी से कहा। फरहान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ समय निकालूंगा और व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करूंगा। यदि वह वास्तव में संबित कबीले से संबंधित है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी भी झुलसा हुआ लौद्वीप नहीं छोड़ेगा। यदि नहीं, तो मैं उसे सिर्फ एक चेतावनी दूंगा और वह काम करेगा। आप दोनों यह मत सोचो कि इस चिलचिलाती लौद्वीप के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करके आप दुनिया में अद्वितीय हैं। इतना कहने के बाद बैंगनी बालों वाले, लाल आंखों वाले फरहान मुड़े और एक फ्लैश के साथ चले गए। अब इन दोनों के साथ खुद को परेशान नहीं कर रहे थे। अर्जुन देव जिन दो बूढ़ों को पहले घायल कर चुके थे, वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, परेशान महसूस कर रहे थे। वैसे भी पुराने वर्मा व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाने जा रहे हैं। यदि यह बच्चा वास्तव में संबित कबीले से जुड़ा है, तो वह एक खेदजनक मौत मर जाएगा। यह स्वाभाविक है। बूढ़े वर्मा एक चोटी उपभोग अर्धसम्राट हैं। यदि आधा कदम मार्शल सम्राट प्रकट नहीं होता है, तो कोई भी उसके लिए एक मैच नहीं है। चिलचिलाती ज्वाला द्वीप का आकार लगभग अर्जुन देव द्वारा प्रदत्त भूमि, हेवनली स्टार आइलैंड के समान था, जो देवलोक डोमेन के एक प्रांत के समान आकार का था। लगातार 3 महीने तक घोड़े की सवारी करने वाला एक साधारण व्यक्ति द्वीप के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि यह दूरी एक अर्धसम्राट के लिए उतनी समस्याग्रस्त नहीं थी, विशेष रूप से अर्जुन देव जैसे राक्षसी प्रतिभा के लिए। आधी रात को अर्जुन देव ने झुलसाने वाले ज्वाला द्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर एक शहर की यात्रा करने के लिए केवल 8 मिनट का समय लिया। यह शहर सुनसान पहाड़ों पर बना था। यह वह जगह थी जहां वर्तमान में संबित कबीले का निवास था। चिलचिलाती फ्लेम सिटी की हलचल की तुलना में यह शांत और सुनसान दिखाई दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई निराश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह संबित कबीला वास्तव में एक दयनीय स्थिति में सिमट गया था और जल्द ही चिलचिलाती ज्वाला द्वीप से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा। अपने पहले के अनुभव के कारण अर्जुन देव ने इस बार फाउंडेशन रिटर्निंग आर्ट का प्रसारण जारी रखा और चुपचाप घूमते रहे। फिर वह बिना किसी को चौंकाए सिटी लॉर्ड्स निवास पर पहुंच गया। इस समय सिटी लॉर्ड्स निवास का बड़ा हॉल उज्ज्वल रूप से जगमगा रहा था। संबित कबीले के मुखिया और संबित कबीले के बुजुर्ग सभी इकट्ठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बात पर चर्चा कर रहे हों। बिना किसी को सचेत किए अर्जुन देव चुपचाप छत के नीचे उतर गया। जैसे ही उसने लालटेन से जगमगा रहे कमरे को देखा, उसने देखा कि सभी संबित कबीले के बुजुर्गों के गंभीर भाव थे। इसलिए वह उन पर छिपकर बात करने में मदद नहीं कर सका। पहले भाई, अभी वर्मा कबीला बहुत दबंग हो रहा है। उन्होंने हमारे कई संसाधन द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया है। हम इस तरह नहीं चल सकते। वर्मा कबीले के लोग वास्तव में बहुत दबंग हैं। वे बस हमें मौत के लिए मजबूर कर रहे हैं। वे न केवल हमें चिलचिलाती लौद्वीप से बाहर निकालना चाहते हैं, बल्कि हमारे सभी संसाधन द्वीपों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। वे हमारी जड़ें तोड़ने का इरादा रखते हैं। पहले भाई, कृपया निर्णय लें। पैतृक नियमों को बदला जा सकता है। अभी संबित कबीला पहले से ही जीवन मरण की स्थिति में है।
मुझे विश्वास है कि पूर्वज हिमांश संबित हमें माफ कर देंगे। बड़े हॉल में सभी लोगों ने संबित कबीले के प्रमुख को देखा, जो बीच में बैठे थे, जलती हुई निगाहों से। उन्हें उम्मीद थी कि वह किसी विशेष निर्णय पर पहुंचेंगे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने बहकर संबित कबीले के सिर के हाथों में एक सादे और सरल बैंगनी रंग की चाबी की खोज की। संबित कबीले के प्रमुख ने एक विरोधाभासी अभिव्यक्ति दिखाई, जैसे वह दर्द में था। इस दृश्य को देखते ही अर्जुन देव तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। हिमांश संबित की मृत्यु के बाद उन्होंने वास्तव में अपने वंशज के लिए चाबी छोड़ दी थी। उसी समय उन्होंने थंडर सम्राट के उत्तराधिकारी के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी मरती हुई इच्छा छोड़ दी। हालांकि अब जब संबित कबीला जीवन और मृत्यु के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है, तो ये बुजुर्ग थंडर सम्राट की विरासत लेना चाहते थे। वे इस क्लेश से बचने और चिलचिलाती ज्वाला द्वीप के अधिपति की स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए थंडर सम्राट द्वारा छोड़े गए खजाने का उपयोग करना चाहते थे। कितनी बेशर्म! वे उन चीजों को कैसे चुरा सकते हैं जो उनके हितैषी ने पीछे छोड़ दी थीं? अमर आत्मा की अंगूठी में क्रोध से लाल हो जाते समय अभिमा ने डांटा। अर्जुन देव ने शांति से कहा, अभी तक उत्तेजित मत हो। आइए देखें कि संबित कबीले का कबीला प्रमुख पहले क्या निर्णय लेता है। अर्जुन देव खून के प्यासे व्यक्ति नहीं थे। हालांकि अगर संबित कबीले के मुखिया ने गलत निर्णय लिया तो उसे यहां नरसंहार शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब संबित कबीले के प्रमुख ने बड़े हॉल में अपने उत्सुक भाइयों को देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। संबित कबीले के प्रमुख को पता था कि ये लोग उन दिनों को याद करते थे जब संबित कबीला झुलसा देने वाले फ्लेम द्वीप का अधिपति था। वे उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर सकते थे जो वे अब अनुभव कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसके भाइयों को कैसा लगता है। हालांकि यह कुछ ऐसा था जो पूर्वज ने पारित कर दिया था। पूर्वज की मृत्यु से पहले उन्होंने बार बार इसके बारे में निर्देश दिए। इसलिए कबीले के मुखिया ने जल्दबाजी में निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। अब इस मामले का जिक्र मत करो। वहां की चीजें हमारे पूर्वज की नहीं बल्कि पूर्वज की हितैषी हैं। अगर हम वास्तव में इसे लेते हैं तो मैं मरने के बाद अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर सकता हूं? एक पल की चुप्पी के बाद संबित कबीले के मुखिया ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके सभी भाइयों को निराश कर दिया। बधाई हो, आपने सही चुनाव किया। हुश! अर्जुन देव फुर्ती से कलाबाजी करता है और चारों ओर मुड़ जाता है। अचानक संबित कबीले के महान हॉल में प्रकट होता है। यह कौन है? अर्जुन देव की खामोशी से बड़े हॉल में मौजूद लोगों के समूह को चौंका दिया। भले ही संबित कबीले के सभी शिखर विशेषज्ञ यहां एकत्र हुए थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले उनकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया था। संबित कबीले के लोगों ने अर्जुन देव को आकार दिया और पाया कि वह केवल एक शिखर महान पूर्णता अर्धसम्राट था। हालांकि उसने जो आभा दी, उसने आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की तुलना में और भी अधिक भयानक दबाव डाला। संबित कबीले के प्रमुख ने शांति से अपना हाथ उठाया और बड़े हॉल में घबराए हुए बुजुर्गों को रोक दिया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और आप हमें क्यों सुन रहे थे? अर्जुन देव ने मेज पर रखी बैंगनी चाबी को देखा और शांति से उत्तर दिया, मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। आप जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं वह मैं हूं। संबित कबीले के मुखिया ने अर्जुन देव की निगाहों को देखा और चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको गलत होना चाहिए। काफी अच्छा। ऐसे क्षण में भी वह सतर्क रह सकते हैं। अर्जुन देव ने अपने मन ही मन संबित कुल के सिर की प्रशंसा की। यदि संबित कबीले के प्रमुख ने अर्जुन देव की बात के कारण अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से बदल दिया, अत्यधिक सदमे का प्रदर्शन करते हुए और सब कुछ प्रकट करते हुए, अर्जुन देव ने इस कबीले के मुखिया के दृढ़ संकल्प को ही दृष्टि से देखा होगा। हाँ, क्या आप मुझे इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है? मैं थंडर सम्राट का उत्तराधिकारी हूं। मार्शल सम्राट हिमांश संबित जिस व्यक्ति का इंतजार करना चाहते थे, वह मैं हूं। तुम्हारे हाथ की वह चाबी मेरी है।
अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद महान हॉल में लोगों के समूह ने थंडर सम्राट की विरासत को खोलने का सुझाव दिया। सभी ने अपने भाव बदल दिए। अप्रत्याशित रूप से अभिभावक के वंशज विरासत के सही स्वामी से मिले और इसके अलावा उन्होंने सुना कि उन्होंने विरासत को अपने लिए लेने की इच्छा के बारे में क्या कहा। उनके भाव तुरंत जटिल में बदल गए। अर्जुन देव ने बेसिखी से कहा, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी स्थिति को समझता हूं। अगर मैं तुम होते तो मेरे मन में भी ऐसे विचार होते। इसके अलावा कबीले के प्रमुख ने सही निर्णय लिया। आपके पास क्या सबूत है? अब तक संबित कबीले के प्रमुख ने पहले से ही उस पर आधा विश्वास कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन देव ने जो कुछ बातें कही थीं, उनका उल्लेख महान हॉल में नहीं था। उसके लिए इसे स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम होने के लिए यह सही होना चाहिए। हालांकि संबित कबीले के प्रमुख को अभी भी प्रमाण की आवश्यकता थी। शब्द खाली थे। मेरे साथ क्या सबूत की कोई आवश्यकता है? अभिमा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था जब वह परेशान भाव से अमर आत्मा की अंगूठी से बाहर निकल गई। अभिमा की शक्ल देखकर संबित कबीले के मुखिया, जो हर समय शांत थे, ने आखिरकार अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। फिर उन्होंने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक पेंटिंग निकाली और उसकी तुलना की। यह सही है। पूर्वज ने कहा कि आप सबसे अच्छे सबूत हैं। मुझे बस तुम्हें देखने की जरूरत थी। संबित कबीले के प्रमुख ने पेंटिंग को हटा दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, आप सभी पहले पीछे हट सकते हैं। मुझे इस छोटे भाई के साथ अकेले में चैट करने की जरूरत है। हालांकि इन लोगों की आंखें छोड़ने की अनिच्छा से चमक उठी। वापस ले लो, संबित कबीले का कबीला प्रमुख ठंड से चिल्लाया, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ। प्लॉप! अचानक एक बुजुर्ग ने घुटने टेक दिए और कहा, छोटे भाई, चूंकि आप इस सम्मानित विशेषज्ञ के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आपको इस महान युग की एक उत्कृष्ट प्रतिभा होनी चाहिए। जब आप थंडर सम्राट की विरासत प्राप्त करते हैं, तो कृपया हमारे संबित कबीले की मदद करें। कृपया हमारे संबित कबीले की मदद करें। ये पिछले साल बहुत कठिन रहे हैं। वर्मा परिवार के लोगों ने हमें दयनीय स्थिति में धकेल दिया है। अर्जुन देव ने हाथ बढ़ाया और उस व्यक्ति को खींच लिया जिसने कुछ बल के साथ वापस घुटने टेक दिए। आपके संबित कबीले ने 5000 से अधिक वर्षों से थंडर सम्राट की विरासत की रक्षा की है। चूंकि मैं पहले से ही यहां हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से वह करूंगा जो मैं मदद कर सकता हूं। अर्जुन देव के अपने मानक थे। आने से पहले उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वह संबित कबीले की मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था। वर्मा कबीले में केवल एक आधा कदम वाला मार्शल सम्राट था। अर्जुन देव के लिए उन्हें हराना असंभव नहीं था। हालांकि इस व्यक्ति को मारना उसके सभी तुरुप के पत्तों को उजागर करने लायक नहीं था। सबसे अच्छा परिणाम यह था कि दूसरे पक्ष को कठिनाई का एहसास होने के बाद पीछे हट जाना था, उनके लिए संबित कबीले को खुद को स्थापित करने के लिए एक जगह छोड़ने के लिए और उनके संसाधन द्वीपों को छीनकर उन्हें गंभीर संकट में मजबूर नहीं करना था। ऐसा करना पहले से ही इस एहसान को चुकाने के लिए पर्याप्त होगा। आखिरकार यह संबित कबीले का पूर्वज था जिसने सबसे पहले थंडर सम्राट का ऋणी था। इसलिए अधिकारों से अर्जुन देव ने उन्हें कुछ भी ऋणी नहीं किया। यंग मास्टर, बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव का वादा मिलने के बाद बुजुर्गों ने खुशी के भाव प्रकट किए और एक के बाद एक चले गए। हालांकि संबित कबीले के प्रमुख ने ज्यादा खुशी नहीं दिखाई जब अर्जुन देव ने इतनी सीधी सहमति व्यक्त की। इसके बजाय उसकी आंखों ने कुछ चिंता को धोखा दिया। भगवान कबीले के प्रमुख, क्या गलत है? क्या आपको लगता है कि मैं शेखी बघार रहा हूं? संबित कबीले के प्रमुख ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और उत्तर दिया, मेरी हिम्मत नहीं है। हालांकि मैं बहुत मजबूत नहीं हूं, फिर भी मेरी आंखें अच्छी हैं। यंग मास्टर की ताकत को देखते हुए नियमित रूप से उपभोग अर्ध सम्राट यंग मास्टर के लिए एक मैच नहीं होना चाहिए। हालांकि वर्मा कबीला एक कबीला है जिसमें अधिक दम वाले मार्शल सम्राट हैं। यहां तक कि अगर यंग मास्टर थंडर सम्राट की विरासत प्राप्त करता है तो आपकी ताकत थोड़े समय में बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। मेरे भाइयों के सोचने का तरीका बहुत सरल है।
अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। इस संबित कबीले का मुखिया वास्तव में काफी चतुर था और उसकी आंखें अच्छी थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल सम्राट हिमांश संबित की मृत्यु के बाद कबीले का मुखिया अभी भी 500 वर्षों तक संबित कबीले को बनाए रख सकता था। हालांकि अब तक थंडर सम्राट की विरासत में जाने के बिना भी वह किसी भी अर्ध सम्राट से नहीं डरेगा और कम से कम ड्रॉ हासिल कर सकता था। यदि अर्जुन देव ने अपने 16 प्लम फेदर का इस्तेमाल किया तो वह इस आधे कदम वाले मार्शल सम्राट को आसानी से मार सकते थे। अभिमा, जो अर्जुन देव के बगल में थे, ने उनके लिए उत्तर दिया, भगवान कबीले का मुखिया वास्तव में बेहतरीन विवरण के प्रति संवेदनशील है। हालांकि आपको इस पर अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव के पास स्वाभाविक रूप से इससे निपटने के अपने तरीके हैं। बस मुझे चाबी दे दो और मैं उसे कल ले आऊंगा। संबित कबीले के मुखिया कुछ देर तक हंसे लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। फिर उसने चाबी अभिमा को सौंप दी। अर्जुन देव का चिंतित हृदय आखिरकार शांत हो गया। हालांकि कुछ आश्चर्य और असफलताएं थीं, लेकिन वह इस थंडर सम्राट की विरासत को सुचारू रूप से हल करने में कामयाब रहे। अर्जुन देव को उन अन्य चीजों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी जो थंडर सम्राट ने पीछे छोड़ गए थे। आखिरकार थंडर सम्राट ने तलवारों का इस्तेमाल किया जबकि अर्जुन देव ने कृपाण का इस्तेमाल किया। उसके लिए उपयोगी वस्तुओं की संख्या सीमित होगी। हालांकि उसे हर कीमत पर पूरी तरह से विलुप्त डेथ फ्रूट प्राप्त करने की आवश्यकता थी। 8 सितारा ड्रैगन कब्र की यात्रा के दौरान अर्जुन देव को अपनी ताकत की तुच्छता को अच्छी तरह से महसूस करने को मिला। अब उन्हें मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हुई। इस समय अर्जुन देव के लिए सबसे यथार्थवादी बाधा थी उपभोग अर्ध सम्राट। उसे जल्द से जल्द इस चरण को पार करने की जरूरत थी। अर्जुन देव ने अपने लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की। 2 महीने के भीतर उसे एक सम्राट के दिल को संघनित करने की आवश्यकता थी जो उपभोग अर्ध सम्राट तक पहुंच गया। रात पानी की तरह ठंडी थी। संबित कबीले के मुखिया ने सिटी लॉर्ड्स निवास के भीतर अर्जुन देव के लिए एक बड़े और शांत निवास की व्यवस्था की। शांत आंगन के अंदर अर्जुन देव सोने नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्होंने प्राप्त की थी, 1000 साल का आधिपत्य प्रतिष्ठान। 1 महीने से अधिक समय तक पढ़ने और इसे समझने की कोशिश करने के बाद अर्जुन देव ने इस मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक की कुछ समझ हासिल की थी। अब वह इसे निष्पादित करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। 1000 साल का आधिपत्य स्थापना। अपनी उच्चतम अवस्था को नजरअंदाज करते हुए जो समय के रहस्यों से जुड़ी थी, अर्जुन देव के लिए कुछ बहुत दूर, केवल शब्दों के आधार पर, यह एक कृपाण तकनीक थी जो बेहद दबंग थी। आधिपत्य शब्द एक राजा के प्रभुत्व को संदर्भित करता है। यदि राजत्व की स्थिति की खेती करने वाले सुमेर केतु ने इस चाल को सीखने की कोशिश की तो उसे कम प्रयास और अधिक प्रभाव के साथ ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। यद्यपि अर्जुन देव ने राजत्व की स्थिति को नहीं समझा, लेकिन उनका राजसी प्रभुत्व उन लोगों के लिए नहीं खोया जिन्होंने ऐसा किया। चाहे वह स्काई डोम दायरे की 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता हो, जहां अर्जुन देव शिखर पर पहुंचे और स्काई डोम दायरे के भाग्य के वाहक बन गए, एक किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन, या कुनलुन क्षेत्र में पहुंचने के बाद विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ चौंकाने वाली लड़ाई, उन्होंने उनमें से हर एक में जीत हासिल की। अर्जुन देव ने कुनलुन महाद्वीप की पूरी युवा पीढ़ी को सफलतापूर्वक प्रभावित किया। फिर उन्होंने स्वर्गीय तारों वाले महासागर की विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं को एक एक चाल से हराया। रास्ते में उसने एक मजबूत आभा और एक राजा की अतुलनीय दबंग हवा जमा की। यदि अर्जुन देव की मजबूत आभा और एक राजा की अमूर्त दबंग हवा के लिए नहीं, तो वह सभी संबित कबीले के बुजुर्गों को केवल अपने चरम महान पूर्णता अर्ध सम्राट की खेती के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता। काफी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। आंखों की यह जोड़ी अंधेरी रात में एक चमकदार रोशनी से चमक उठी। अगर कोई इसे देखता तो उसे सूरज से भी ज्यादा चमकदार लगता था। इस क्षण में अर्जुन देव के शरीर ने एक असीम दबंग हवा निकली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, एक राजा की मजबूत दबंग हवा ने अंधेरी रात को समर्पित कर दिया। आत्मा, क्यूई और मन सभी मौजूद थे। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं का पालन किया और अपनी कृपाण से काट दिया,
1000 साल के आधिपत्य प्रतिष्ठान को निष्पादित किया, जिसने इस असीम अंधेरी रात को ढक दिया। इस एक रात के लिए अर्जुन देव इस 1000 वर्षीय आधिपत्य को अंजाम देते रहे। बेशक उन्होंने कानून ऊर्जा का इतना उपयोग नहीं किया, अन्यथा बहुत बड़ा हंगामा होगा, एक इतना बड़ा कि पूरे द्वीप के मजबूत विशेषज्ञ इसे महसूस करने में सक्षम होंगे। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि राजत्व की दबंग हवा थी, जिसे इस कदम ने अत्यधिक अडिग और जोरदार तरीके से जारी किया था। इसने एक राजा के आने का आभास दिया, जो रात का संप्रभु था। भले ही अर्जुन देव ने पहले ही अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार इस कदम की शक्ति को दबा दिया हो, सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में सबसे मजबूत व्यक्ति, संबित कबीले के प्रमुख ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। वास्तव में इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है? वह इतनी कम उम्र में पहले से ही इतना मजबूत है, मानवदानव सागर की शीर्ष 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को टक्कर देने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह सही नहीं है। प्रतिभा के मामले में मानवदानव सागर की शीर्ष 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं की तुलना इस सफेद कपड़े पहने युवा से नहीं की जा सकती है। शीर्ष 10 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से सबसे कम उम्र का कम से कम 40 वर्ष का है। हालांकि अर्जुन देव ज्यादा से ज्यादा 30 साल के लगते हैं। ऐसा व्यक्ति संबित कबीले को या तो महिमा या विनाश लाएगा। मुझे आशा है कि यह पूर्व है। अपना सिर हिलाते हुए संबित कबीले के मुखिया ने अर्जुन देव की ओर की स्थिति को समझने की कोशिश करना बंद कर दिया और सोने के लिए अपने कमरे में प्रवेश किया। हालांकि आज रात उन्हें सोने में कठिनाई होने की किस्मत में था। जब उगते सूरज का स्वागत करते हुए आकाश उज्ज्वल हो गया, तो आकाश को ढकने वाली सुबह की धुंध से पूर्वी आकाश बैंगनी दिखाई दे रहा था। इस दृश्य ने किसी को ऐसा महसूस कराया कि उनकी जीवन शक्ति हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को म्यान में लौटा दिया। पूरी रात नींद के बिना जाने के बाद उसने अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया और अपनी आत्माओं को फिर से जीवंत महसूस करने से पहले कुछ अशांत क्यूई को थूकना पड़ा। थंडर सम्राट की विरासत एक साधारण पर्वत श्रृंखला के भीतर थी। चाबी पहले से ही अभिमा के हाथ में थी। वह स्थान भी जानती थी, इसलिए संबित कबीले के मुखिया को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव अकेले यात्रा कर सकते थे। धोने के बाद वह प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। यंग मास्टर अर्जुन, एक बड़ी समस्या है। वर्मा कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग ने जबरन अपना रास्ता बनाया और आपसे मिलने की मांग की। ठीक इसी समय संबित कबीले का एक सेवक घबराहट में बोलते हुए घबराहट में अर्जुन देव के आंगन में दौड़ा। क्या जानकारी लीक हो गई थी? वर्मा कबीले ने निश्चित रूप से विशाल सिटी लॉर्ड्स निवास में जासूसों को रखा था। अर्जुन देव ने सिटी लॉर्ड्स निवास में अपनी उपस्थिति को छिपाने की कोशिश भी नहीं की थी। इस प्रकार यह अजीब नहीं था कि वर्मा कबीले के लोगों ने उन्हें पाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वर्मा कबीला एक तिल का पहाड़ बना रहा है। अर्जुन देव ने वर्मा कुल के केवल 2 महान पूर्णता अर्धसम्राटों को घायल किया और उन्हें नहीं मारा। शायद यह सिर्फ एक बहाना था। कबीले का मुखिया कहता है कि पहले छिपो और अभी के लिए बाहर न जाओ। वे उसे रोकने में मदद करेंगे, नौकर ने अपनी आवाज में कुछ आतंक के साथ कहा। अर्जुन देव ने इस पर ध्यान दिया और आश्चर्य किया कि यह संबित वंश वर्मा कुल से इतना भयभीत क्यों था। बस एक व्यक्ति आया और नौकर यह डर गया। कोई जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और देखूंगा। नहीं, कबीले के मुखिया ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए, नौकर सदमे में चिल्लाया। हालांकि अगर अर्जुन देव आगे बढ़ना चाहते तो वह अर्जुन देव को कैसे रोक सकते थे? अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और कई बार छलांग लगाई। फिर वह सिटी लॉर्ड्स निवास के भीतर एक ऊंची इमारत के शीर्ष पर पहुंचा, जो शहर से परे देखने में सक्षम था। द्वार के बाहर वर्मा कुल से केवल एक व्यक्ति आया था। इस व्यक्ति के बैंगनी बाल, लाल रंग की आंखें थीं और यह एक उपभोग अर्धसम्राट था। हालांकि इस आगमन ने संबित कबीले के पूरे ऊपरी सोपानक को चौंका दिया। कबीले के प्रमुख ने कुछ अर्धसम्राटों का नेतृत्व किया, जो बहुत घबराए हुए लग रहे थे लेकिन एक तंग गठन बनाए रखा। ओल्ड ब्रदर सु, क्या तुम सच में अंत तक मेरा विरोध करने जा रहे हो? उस व्यक्ति ने मेरे वर्मा कबीले के लोगों को भी घायल कर दिया और आप उसे छिपाने की हिम्मत करते हैं?
क्या आप वास्तव में अब चिलचिलाती लौ द्वीप पर नहीं रहना चाहते हैं? फरहान ने उदासीन स्वर में बोलते हुए लोगों के समूह की ओर ठंडे स्वर में देखा। संबित कबीले के प्रमुख ने शांति से कहा, मुझे लगता है कि आप गलत हो गए होंगे। आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं वह सिटी लॉर्ड्स निवास में नहीं है। अभी भी नाटक कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस व्यक्ति को सौंप दें। अन्यथा, अगर मुझे उसे खुद पकड़ना पड़े, तुम क्या करोगे? पूरे संबित कबीले को मार डालो? वर्मा कबीले का यह व्यक्ति सिर्फ एक उपभोग अर्धसम्राट था, और फिर भी वह इतना अहंकारी था। अर्जुन देव अब और नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नीचे छलांग लगाई और दूसरे पक्ष को बाधित किया। यंग मास्टर अर्जुन, आप खुद क्यों बाहर आए? संबित कबीले के मुखिया ने कुछ डरावनी मुद्रा में पूछा। फरहान ने अर्जुन देव की तरफ देखा, जो अपने आप ही कूद गए। अर्जुन देव के सफेद कपड़े, नाजुक चेहरा और उनकी आंखों की गहराई में असीम कृपाण का इरादा दो घायल बूढ़ों द्वारा प्रदान किए गए विवरण से बिल्कुल मेल खाता था। तुम वास्तव में बहादुर हो, ओल्ड ब्रदर संबित। अपने लिए और क्या कहना है? क्या आप इस बार खुद चिलचिलाती लौ द्वीप से बाहर निकलने जा रहे हैं, या मुझे आपको बाहर निकालने के लिए एक कदम उठाना चाहिए? संबित कबीले के बुजुर्गों के भाव काफी बदल गए, क्रोधित दिखाई दिए। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि आप अपनी स्थिति से अस्पष्ट हैं। मुझे ऐसा कहना चाहिए। क्या आप अपने दम पर हाथापाई करने जा रहे हैं, या मुझे आपका पीछा करने के लिए एक कदम उठाना चाहिए? जैसे ही अर्जुन देव ने बोलना समाप्त किया, संबित कबीले के सभी बुजुर्ग चौंक गए। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने एक चरम उपभोग अर्धसम्राट को इस तरह के अहंकारी शब्द कहने का साहस किया। युवा मास्टर अर्जुन, उतावली मत करो। वह मनुष्यों और हिम राक्षसों के बीच मिश्रित रक्त है। इसके अलावा उसके पास ब्लड डेमंस की ब्लड लाइन भी है, जो 3 जातियों का मिश्रित रक्त है। वह कोई साधारण उपभोग अर्धसम्राट नहीं है। अर्जुन देव को इस तरह के अतिवादी व्यवहार करते देख संबित कबीले के मुखिया उन्हें चेतावनी देने से खुद को नहीं रोक सके। यहां तक कि अगर अर्जुन देव ने लड़ने का इरादा किया था, तो उन्हें पहले थोड़ी देर के लिए सहन करना चाहिए और थंडर सम्राट की विरासत प्राप्त करने और मजबूत होने तक इंतजार करना चाहिए। तब लड़ने में देर नहीं होगी। इतनी कम उम्र में आप पहले से ही असीम अहंकारी हैं। मुझे देखने दो कि तुम मेरा पीछा कैसे करने जा रहे हो, फरहान ठंड से चिल्लाया, और हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हड़पने की गति की। हवा में जलवाष्प संघनित और जम गया, जिससे बर्फ की तलवार बन गई। फरहान के शरीर पर लाल रंग की रोशनी चमक उठी, जमीन पर आगे की ओर बढ़ रही थी और तेजी से अर्जुन देव के सामने पहुंच गई। यह ब्लड डेमंस, ब्लड शैडो आर्ट की जन्मजात मूवमेंट तकनीक थी, जिसने फरहान को टेलीपोर्ट करने जैसा दिखता था। फरहान ने अर्जुन देव की छाती पर एक घातक स्थान की ओर बर्फ की तलवार को बेरहमी से धकेल दिया। जब तलवार अर्जुन देव से केवल 30 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, तो तलवार अचानक लगभग 12 सेंटीमीटर तक फैल गई। यह तलवार तकनीक अजीब का बहुत ही अवतार थी। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था। फरहान के हाथ में तलवार जमे हुए पानी के वाष्प से बनी थी। वह अपनी इच्छानुसार इसकी लंबाई को नियंत्रित कर सकता था, अपने प्रतिद्वंद्वी को गार्ड से पकड़ सकता था। यहां तक कि अगर फरहान का प्रतिद्वंद्वी चकमा देने में कामयाब रहा, तब भी प्रतिद्वंद्वी कुछ हद तक संतुलन से बाहर हो जाएगा और कुछ समय के लिए पहल खो देगा, एक वंचित स्थिति में डाल देगा। हालांकि यह पहली बार था जब अर्जुन देव इस तरह के प्रतिद्वंद्वी से मिले थे, लेकिन उनके समृद्ध युद्ध अनुभव ने उन्हें बताया कि वह पीछे नहीं हट सकते। एक बार जब अर्जुन देव पीछे हट जाते थे, तो उनका प्रतिद्वंद्वी लय पर पूरा नियंत्रण रखते हुए गति को पकड़ लेता था। हड्डी को ठंडा करने वाली ठंडी, तेज तलवार जल्द ही अर्जुन देव से केवल 2 सेंटीमीटर दूर थी। फिर तलवार अचानक उसकी छाती को छूते हुए 1 और 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। इससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि फरहान ने हिलना बंद नहीं किया। अजीब ब्लड डेमन मूवमेंट तकनीक ने जमीन पर एक लंबी लाल रेखा बनाई, जिससे वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ सके। संबित कबीले के लोग दूर हो गए, फरहान के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, जिसका लक्ष्य अर्जुन देव को मारने का था। वह इतना तेज था कि उनके विचार चलने में विफल रहे। 1
2 तीसरे। हालांकि कुछ और भी अजीब हुआ। दृश्य जमने लगा। फरहान की तलवार स्पष्ट रूप से पहले से ही अर्जुन देव के सीने को छू रही थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ी। क्या चल रहा है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता था। एक व्यक्ति को 10 गुना मारने के लिए 3 सेकंड पर्याप्त से अधिक थे। हालांकि अर्जुन देव को कुछ होता नहीं दिख रहा था। शायद अर्जुन देव का सामना करने वाले फरहान ही सच्चाई जानते थे। अर्जुन देव की आंखों में 2 लपटें तेजी से घूम रही थीं, एक सुनहरी और एक सफेद। सोलर ट्रू फ्लेम और लूनर ट्रू फ्लेम अर्जुन देव के शरीर की सतह के करीब फंस गए, जिससे फरहान की अजीब हत्या की चाल के खिलाफ एक निराकार बाधा संघनित हो गई। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह बाधा बिल्कुल निराकार नहीं थी। 2 अलग अलग ऊर्जाएं अर्जुन देव की आंखों में आग की लपटों के साथ एक साथ घूम रही थीं, एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। पीछे हटना। 3 सेकंड बीत चुके थे और खूंखार फरहान अभी भी इस दीवार को नहीं तोड़ सके। वह जानता था कि उसका अवसर चला गया है। इसलिए उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश करते हुए ब्लड शैडो आर्ट को अंजाम दिया। मैं बस आपके ऐसा करने का इंतजार कर रहा था। जब फरहान ने अपनी तलवार वापस ले ली और पीछे हट गया, तो अर्जुन देव की आंखों में सोलर ट्रू फ्लेम की मूल ज्वाला और चंद्र ट्रू फ्लेम, जिसने इस समय बिजली जमा की थी, बाहर निकल गई। निराकार बाधा तुरंत ताइजी यिन्यांग लॉ आरेख में बदल गई। यिन्यांग, 4 डिवीजन, 8 त्रिग्राम और अन्य दृश्य ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम के चारों ओर दिखाई दिए, जो अर्जुन देव की निगाहों की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। बैंग, फरहान की आकृति, जो ब्लड शैडो आर्ट को निष्पादित करने के बाद पहले से ही गायब हो गई थी, पॉप अप हो गई, खून की उल्टी हो रही थी और वापस उड़ रही थी, ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम द्वारा मजबूर किया गया था। एक देदीप्यमान कृपाण प्रकाश ने तेजी से पीछा किया, जिससे वह जगह रोशन हो गई। अर्जुन देव ने 10,000 वर्षों तक चलने वाले एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करते हुए 1000 वर्षीय आधिपत्य स्थापना की। अर्जुन देव के पीछे शहर के बाद शहर उभरते गए, क्योंकि उन्होंने अपना खजाना कृपाण खींचा। शाही राजधानी के ऊपर खड़ा होकर वह एक संप्रभु अवरोही की तरह था। एक राजा की उसकी दबंग हवा बादलों के माध्यम से उमड़ पड़ी। यह झटका फरहान पर लगा, जिसे लगा कि वह एक राजवंश द्वारा कुचल दिया जा रहा है। उसका सारा सुरक्षात्मक कवच चकनाचूर हो गया, जिससे उसके शरीर पर चौंकाने वाले घाव हो गए। फरहान के सभी आंतरिक अंगों में टूट फूट दिखाई दी, जो लगातार फैल रही थी। एक राजा की दबंग हवा उसकी छाती पर दब गई, एकदम घुटने वाला वजन। 1000 साल का आधिपत्य प्रतिष्ठान, शिखर के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कौन करता है? औसत दर्जे का ग्रेड गहन मार्शल तकनीक, जमीन पर मौजूद फरहान ने चेहरे पर कुछ डर के साथ कहा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक नहीं देखी थी, हालांकि उन्होंने कभी भी एक महान पूर्णता अर्धसम्राट नहीं देखा था जो एक औसत दर्जे की ग्रेड गहन मार्शल तकनीक को इतने परिचित रूप से निष्पादित कर सकता था। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और उससे अशिष्टता से कहा, स्क्रैम, मुझे फिर से देखने न दें और मुझे संबित कबीले से निपटने के लिए अपने बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। मैं ही वह हूं जिसने आपके लोगों को घायल किया है। यदि आप इससे खुश नहीं हैं, तो मेरे पास आओ। अगर मुझे पता चलता है कि आपने इस वजह से संबित कबीले के साथ कुछ किया है, तो मरने वाले प्रत्येक संबित कबीले के सदस्य के लिए मैं वर्मा कबीले के 10 लोगों को मार डालूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इसे आजमा सकते हैं। फरहान ने अर्जुन देव के शांत रूप को देखा। पहली बार उन्होंने एक उत्कृष्ट युवा प्रतिभा के सामने हार का अनुभव किया। इस समय, हालांकि फरहान अभी भी लड़ने में सक्षम थे, अर्जुन देव को बिना हांफने या फ्लश किए मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक को निष्पादित करते हुए देखने के बाद उनके पास अब लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं थी। फरहान ने अपने पैरों पर वापस संघर्ष किया, क्रूरता से जवाब देना चाहता था ताकि वह अपना चेहरा बचा सके। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव की आंखों में ठंडा, जानलेवा इरादा देखा, तो वह चौंक गए। उसे एक अकथनीय भावना थी कि अगर वह कुछ भी कहता है, तो उसे बाद में छोड़ने में कठिनाई होगी। फरहान ने बिना एक शब्द कहे जाने से पहले अर्जुन देव को नफरत से देखा। अगर कोई फरहान के पीछे मुड़ने के बाद किए गए एक्सप्रेशन को देख सकता है,
तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि यह मामला इस तरह खत्म नहीं होगा। फरहान को दयनीय स्थिति में जाते हुए देखकर संबित कबीले के सभी लोग कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। फरहान को स्कर्चिंग फ्लेम आइलैंड में चोटी पर उन लोगों में से एक माना जाता था। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें 2 चालों में हराकर स्पष्ट जीत हासिल की। फरहान की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यंग मास्टर अर्जुन, बहुत धन्यवाद, संबित कबीले के मुखिया ने मुट्ठी बांधकर सलाम करते हुए कहा। शब्द, यदि आप इससे खुश नहीं हैं तो मेरे पास आओ, ने जब उसने इसे सुना तो उसे बहुत आभारी महसूस हुआ। अर्जुन देव ने मुट्ठी मुट्ठी की सलामी देते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं। यदि वर्मा कबीले का आधा कदम वाला मार्शल सम्राट आता है तो आपको पहले उससे निपटना होगा और पकड़ना होगा। जैसे ही मैं लौटूंगा मैं उससे निपट लूंगा। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि फरहान इस निराशा को निगल जाएंगे। फरहान निश्चित रूप से बदला लेने में मदद करने के लिए वर्मा कबीले के प्रमुख को प्राप्त करेगा। संबित कबीले के मुखिया ने कहा, बस जाओ। वर्मा कबीले के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह लापरवाही से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन देव ने इस व्यक्ति की ओर देखा। उनका मानना था कि दूसरे पक्ष की बातें सच हैं। अन्यथा संबित कबीला अपनी महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद 500 से अधिक वर्षों तक द्वीप पर नहीं रह पाता। संबित कबीले के पास निश्चित रूप से अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते थे जिनसे वर्मा कबीले को डर था। संभवतः मार्शल सम्राट हिमांश संबित के कुछ एहसान थे। अर्जुन देव ने एक और मुट्ठी बांधकर सलामी दी और बिना एक शब्द कहे आकाश में उड़ गए। फिर वह उस पर्वत श्रृंखला की ओर चला गया जहां थंडर सम्राट की विरासत थी। पहले भाई, क्या आपको लगता है कि वह बाहर आने के बाद वर्मा कबीले के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट को रोकने में सक्षम होगा? अर्जुन देव को जाते हुए देखकर कुछ लोग उम्मीद से भर गए थे, लेकिन कुछ को बहुत घबराहट महसूस हुई। संबित कबीले के प्रमुख ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, यह कहना कठिन है। मुझे यह युवा पूरी तरह से अथाह लगता है। शायद उसने अभी जो ताकत दिखाई वह केवल हिमशैल का सिरा था। हिमशैल का सिरा? यह सुनकर बाकी लोग कुछ हद तक चकाचौंध रह गए। एक उपभोग अर्ध सम्राट को हराना केवल हिमशैल का सिरा था। यह सफेद कपड़े पहने युवक वास्तव में कितना मजबूत था। अर्जुन देव उजाड़ पर्वत श्रृंखला में एक साधारण दिखने वाली चट्टान की दीवार के सामने उतरे। इस पर्वत श्रृंखला में कम से कम सैकड़ों, यदि हजारों नहीं तो समान चट्टानों की दीवारें थीं। वह इसमें कुछ खास नहीं समझ पा रहा था। जांच करने के लिए ज्यामिति का उपयोग करना केवल इसकी सामान्यता को रेखांकित करता है, इसमें कुछ खास नहीं था। अभिमा बैंगनी चाबी पकड़े हुए अमर आत्मा की अंगूठी से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने कहा, यह जगह है। अर्जुन देव ने सामने देखा। बस एक साधारण पत्थर की दीवार थी। यदि अभिमा ने यह नहीं कहा होता कि यह थंडर सम्राट की विरासत का प्रवेश द्वार है, तो वह आमतौर पर इस दीवार को एक नजर भी नहीं देता। आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह एक भ्रम है। वृक्षदेव ने यहां एक विस्मयकारी संरचना बिछाई। अप्रत्याशित रूप से यह एक चौंकाने वाला गठन था। इससे अर्जुन देव की दिलचस्पी बढ़ गई। यह किस तरह की विस्मयकारी संरचना थी? यह सोचने के लिए कि यह बहुत उत्तम था। यहां तक कि मैजिक एनर्जी के रूप में अपनी मजबूत मानसिक ऊर्जा के साथ वह इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका। अर्जुन देव की चेतना का सागर उमड़ पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को भेजा। अंत में वह अभी भी कुछ भी नहीं उठा सका, कुछ भी गलत नहीं पाया। अभिमा ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। यह प्राचीन अमर युग का एक विस्मयकारी गठन है। वृक्षदेव इसे केवल इसलिए स्थापित करने में कामयाब रहे क्योंकि उनके पास एक गठन ध्वज था। प्रबुद्ध महसूस करते हुए अर्जुन देव ने जांच करना बंद कर दिया। अमर युग के अमर साधकों ने जादुई ऊर्जा की खेती में विशेषज्ञता हासिल की। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना मूर्खता होगी, यह सिर्फ खुद को कम आंकना होगा। अब अभिमा ने अपनी मुस्कान खो दी, उदासी और यादों के भाव प्रकट किए। आखिरकार यह उसके लिए एक दुखद जगह थी।
अब जब अभिमा 5000 वर्षों के बाद फिर से यहाँ आई तो उसे यह देखकर वह वृक्ष देव को याद किए बिना नहीं रह सकी और दुखी हो रही थी। जब अर्जुन देव ने उसके चेहरे पर नजर डाली तो उसने उसे सांत्वना दी, बहुत दुखी मत हो। मैं निश्चित रूप से थंडर सम्राट की मौत के कारण की जांच करूंगा।